नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपने वन डे वन स्कॉलर नाम से जो एक सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में अपन लोगों ने यूनानी विद्वान होमर, उसके बाद थेल्स और उसके बाद एनेक्सिमेंडर और लास्ट में जो अपन ने क्लास किया था वो हिकेटियस का किया था। उसी क्रम में अपन अब आगे बढ़ते हुए आज एक और यूनानी विद्वान की बात करेंगे जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में उनका पूरा जीवन परिचय, उनका भूगोल में क्या योगदान था और थोड़ा उनका ऐतिहासिक संदर्भ भी अपन देखेंगे। और लास्ट में हेरोडोटस से संबंधित जो भी नेट जेआरएफ या आरपीएससी जिन भी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के बारे में जिक्र करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें हेरोडोटस महोदय के परिचय से, तो अपन जो पिछले तीन विद्वानों को किया, होमर के बाद अपन ने थेल्स को पढ़ा, फिर एनेक्सिमेंडर को पढ़ा और उसके बाद हिकेटियस को पढ़ा। उन तीनों का जन्म क्या है, मिलेटस नगर में हुआ था। मिलेटस नगर एजियन सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। उस मिलेटस नगर में उनका जन्म हुआ था। लेकिन हेरोडोटस का जन्म है वो हेलिकार्नेसस, जो एशिया माइनर, आज का अगर अपन बात करें जो टर्की वाला जो एरिया है, वहां पर जो एशिया माइनर के उस क्षेत्र में हेलिकार्नेस नाम का एक नगर था, उसके अंदर हेरोडोटस महोदय का जन्म हुआ था। ये इतिहासकार थे, इसके साथ साथ ये एक भूगोलवेत्ता भी थे। ठीक है, ये भूगोलवेत्ता के रूप में इनका जो भी भूगोल में योगदान रहा है उसकी तो आज अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। यूनानी भूगोल का जनक कहा जाता है। देखो साथियों, यहाँ पर यह चीज गौर करने लायक है, भूगोल का जनक इनको नहीं कहा जाता है, ओवरऑल में इनको यूनानी भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, कहीं भी अगर ये शब्दावली लिखी आए तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, क्योंकि इनको यूनानी भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, इन्होंने क्या है, ज्यादातर ऐतिहासिक वृतांत प्रस्तुत किए, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। देखो, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब क्या है कि कई विद्यार्थियों के इस चीज का कंफ्यूजन रहता है कि हेरोडोटस जब इतिहास के पिता है तो उनको अपन भूगोल में क्यों पढ़ते हैं। देखो साथियों, उस दौर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में एक वेल डिफाइन नहीं था। अब जो भी विद्वान था उसको जो भी सूचनाएं मिलती, उनके पूरे के पूरे उनका विवरण है उसका वो संकलन कर देता था। फिर चाहे वो सूचना भूगोल से संबंधित थी, चाहे इतिहास से थी या फिर राजनीति से थी। अब बाद में क्या है, धीरे धीरे जैसे ये सब्जेक्ट अपने आप में डिफाइन होने लगे और जो बाद के स्कॉलर थे उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उन विद्वानों के ग्रंथ में जो भी मिला उसको उन्होंने अपने सब्जेक्ट में मिला लिया या उसमें ले लिया। अब हेरोडोटस ने जो भी भूगोल के संदर्भ में जो भी बातें की थी, उनको जो आगे के जो भूगोल के जो भी विद्यार्थी या जो भी स्कॉलर रहे, उन्होंने उस चीज को अपने आप में काम में ले लिया। इस तरह क्या है कि कोई भी विद्वान को अपन पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि ये इतिहास के पिता है तो अपन इनको भूगोल में क्यों पढ़ेंगे। इसीलिए अपन अरस्तु को बायोलॉजी के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, अरस्तु को राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और अरस्तु को भूगोल के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। यूनानी भूगोल का इनको जनक कहा जाता है, इतिहासकार थे और इनका जन्म है वो हेलिकार्नेसेस में हुआ था। अब क्या है, ये जन्म पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि इससे जो पीछे के विद्वान थे उनका तीनों का मिलेटस के अंदर जन्म हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि कई बार डम्मी के अंदर क्या है ये ऑप्शन डाल दे तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर अपन बात करें, हेरोडोटस महोदय ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। अब क्या है, इस चीज को याद रखने के लिए एच से हेरोडोटस और एच से ही हिस्टोरिका, और इतिहास से ये संबंधित थे, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। तो इनकी जो ये किताब थी ना हिस्टोरिका, ये पूरा का पूरा काम इन्होंने एंथेस नगर है ना, एंथेस यूनान का बहुत पॉपुलर नगर रहा है एंथेस, और पूरा का पूरा ज्ञान का केंद्र था, ज्ञान विज्ञान का। तो यहाँ पर हेलेनिक संस्कृति, ये पूरा जो यूनान है ना, यूनानी एम्पायर, उसके अंदर हेलेनिक संस्कृति चला करती थी। ठीक है, उसके बाद इटली के थूरी नगर में रहे। आगे का जो इन्होंने अपना काम था वो लास्ट में जो अपना काम उन्होंने इटली का जो एक थूरी नगर है उसमें, वहां पे उन्होंने ये पूरा का पूरा अपना काम लिखा था। ठीक है, आधुनिक भूगोलवेत्ता इनको मनगढ़ंत कहानीकार कहते हैं। देखो, हेरोडोटस क्या है कि उन्होंने खूब यात्राएं की थी
और अपनी यात्राओं के दौरान वो वहाँ की जो चीज़ें देखते, उनको जब अपने ग्रंथ में लिखते तो उनके पीछे कोई ना कोई अपनी एक कहानी लिख देते थे। जैसे वो जब लीबिया में गए थे, लीबिया यानी आज का अफ्रीका महाद्वीप है, तो वहाँ अफ्रीका को उन्होंने 3 कटिबंधों में डिवाइड किया था, पर्टिकुलर अफ्रीका को। तो जो लास्ट कटिबंध था तीसरा, उनका कहना था कि वहाँ पे क्या है, माक्रोबियन नाम के कुछ लोग रहते हैं, समुदाय रहता है, और वो समुदाय क्या है कि बहुत शरीर से हष्ट-पुष्ट है वहाँ के लोग, और 120 साल तक जीते हैं, और उनके पास खूब सारा सोना है। मतलब सोने का तो पूछो ही मत, कि कहा जाता है कि जब वो अपनी जंजीरें कैदियों को बांधते हैं तो वो जंजीरें भी सोने की होती है। ये कहानियां जो थी, ये कहानियां हेरोडोटस मौर्य की थी। उसके बाद वो कार्थेज के जो व्यापारी थे उनको लेकर भी कुछ कहानियां कहते हैं, उन कहानियों का अपन आगे जिक्र करेंगे। तो क्या है कि आधुनिक भूगोलवेता इनको मानते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानियां गढ़ा करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रजाति वैज्ञानिक, इनको एथनोग्राफर भी कहा जाता है। अब इनको एथनोग्राफर क्यों कहा जाता है? इन्होंने खूब सारी जनजातियों का वर्णन किया है, चाहे वो सीतिया की जनजाति हो, चाहे वो मलेच्छनी हो, बहुत सारी जनजातियों का वर्णन किया है, और उनके जो रोचक तथ्य थे उनको वो बाहर निकाल के लाए थे, ठीक है। इसलिए इनको एथनोग्राफर कहा जाता है। और उनकी जो जनजातियों की जो शारीरिक संरचना थी, उनका भी उन्होंने तुलनात्मक रूप से मतलब लिखा है उसके बारे में, कि कहाँ की जनजाति कैसी है, उसका शारीरिक ढांचा कैसा है। और जैसे अपन अभी बात करे थे, माक्रोबियन लोग हैं, वो शरीर से बहुत अष्टपुष्ट हैं, वो 120 साल तक जीते हैं। मतलब इस प्रकार की बातें उन्होंने अपनी किताब थी जो हिस्टोरिका, उसमें लिखी थी। इसलिए इनको कुछ लोग हैं वो एथनोग्राफर यानी प्रजाति वैज्ञानिक भी कहते हैं। इनका जो संप्रदाय था वो पैथागोरियन के अनुयायी थे। अब देखो, अपन ने पहले चर्चा की थी कि वो आयोनियन संप्रदाय से थे, जैसे थेल्स, एनेक्जिमेंडर जैसे जो विद्वान थे। तो ये कौन से संप्रदाय से थे? ये पैथागोरियन संप्रदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अगर अपन बात करें हेरोडोटस मौर्य के बारे में, अब इनके जो भूगोल में क्या योगदान था, अपन थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है कि अपने जो भी इन्होंने काम किया ना, उसमें इन्होंने अपना खुद का कोई मानचित्र नहीं बनाया। इन्होंने कैसे पुराने मानचित्रों का ही प्रयोग किया था। इन्हीं मानचित्रों पर जो खुद का जो अध्ययन था उसको दर्शाया था। इनका पूरा का पूरा जो काम था वो डिस्क्रिप्टिव था, विवरणात्मक था। अब देखो, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, ये चीजें क्या होती है? इनमें क्या है कि जो खुद विद्वान होता है वो अपने दृष्टिकोण से वो उन तथ्यों की, उन घटनाओं का वर्णन करता है, यानी विवरण देता है, उसको अपन क्या डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो इनका पूरा का पूरा अध्ययन विवरणात्मक था। हेरोडोटस के अनुसार तथ्यों का कालक्रम में विवरण इतिहास है तथा इनकी स्थान के संदर्भ में व्याख्या भूगोल है। ये बहुत शानदार बात है। उस वक्त हेरोडोटस मौर्य ने ये बात कह दी थी। हालांकि अब अगर अपन आगे बढ़ेंगे, आधुनिक भूगोल में जाएंगे, तो एक बहुत शानदार दार्शनिक हुए थे, इमैनुएल कांट। इस बात की ही चर्चा आगे कांट करते हैं। कांट जब सब्जेक्ट को वेल डिफाइन कर रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे थे, तब ये बात कहते हैं कि जब तथ्यों का अपन कालक्रम में समय के अनुसार जब अध्ययन करते हैं तो वो तो इतिहास में जाएगा, और जब उन्हीं तथ्यों, उन्हीं घटनाओं का अपन किसी स्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो वो भूगोल में जाएगा, ठीक है। उस वक्त अलग अलग सब्जेक्ट्स की ये कि मान लो कि एक लड़ाई सी चल रही थी भी कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कितना विषय क्षेत्र होगा, वो कहाँ तक अपना अध्ययन सामग्री है उसकी पूरी की पूरी होगी। तो ये विवाद है, ये मतलब अपन आधुनिक भूगोल तक चलते रहे हैं। वहाँ तक अगर अपन आगे बात करें, ड्यूलिज्म की बात करेंगे, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल का जो विवाद था। तो इसी प्रकार मतलब हेरोडोटस मौर्य आज से मतलब 500 ईसा पूर्व इन्होंने ये बात कह दी थी कि भी तथ्यों का समय के अनुसार अध्ययन करोगे वो तो इतिहास में जाएगा, और जो स्थान के संदर्भ में अध्ययन करोगे वो भूगोल में जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करें, ये बहुत शानदार सेंटेंस है और इसके बारे में बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, रिपीटेड सवाल आया है। मैंने खुद ने जब नेट की परीक्षा दी थी तब भी ये सवाल आया हुआ था, और लगभग विद्यार्थी सही करते हैं इसको। हेरोडोटस के अनुसार ऐतिहासिक घटना को भौगोलिक दृष्टि से
और भौगोलिक घटना को ऐतिहासिक दृष्टि से समझा जाना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ये बहुत बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा, इसको तो याद ही कर लीजिए और आगे भी ये पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो पृथ्वी को होमर की तरह समतल थाली जैसी माना था। मतलब इन्होंने इकेटियस की तरह और थेल्स और एनेक्जिमेंडर को फॉलो नहीं किया था पृथ्वी की आकृति को लेके। पृथ्वी की आकृति इन्होंने जो होमर ने बताई थी ना, होमर मोदे ने, थाली के आकार की, चारों ओर ओशियन रिवर है यानी महासागरीय नदी है, उसी आकृति को इन्होंने पृथ्वी का माना था। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें हेरोडोटस महोदय ने कहां कहां तक यात्राएं की थी, कौन से क्षेत्र में वो गए थे, बड़ा बड़े अगर बात करें तो वो रूस के स्टेपी प्रदेश, फारसी साम्राज्य का क्षेत्र, फारस वाला जो ईरान वाला क्षेत्र था, ये एशिया कोचक वाला और मिस्र की विस्तृत यात्राएं की थी। ठीक है। खूब घूमे थे हेरोडोटस महोदय और खूब घूम घूम के चीजों का संकलन किया था, बहुत सारी सूचनाएं लेके आए थे। फिर बाद में आके वो इटली के थूरी नगर में और एथेंस में आके उन चीजों को लिखते हैं। ठीक है। यूगजियन सागर यानी काला सागर, यहां तक कि काला सागर में तो खुद नाव लेके उतर गए थे कि मैं खुद देखूंगा यहां पर क्या है, क्योंकि आप लोगों की मैं बातों पर यकीन नहीं कर सकता। तो वो खुद नाव में बैठकर उसका अवलोकन किया, उसका सर्वेक्षण किया। और वो काला सागर के बारे में जो उनकी जानकारियां थी ना, वो बहुत ज्यादा स्टिक है, बहुत ज्यादा शुद्ध जानकारियां हैं। ठीक है। क्योंकि ये यूनानी लोग हैं ना, वो काला सागर के इर्द गिर्द इनका खूब सारे नगर बसाए थे इन्होंने और यहां ही ये अपना व्यापार करते थे। ठीक है। एजोव सागर, एजोव सागर के बारे में उनकी जानकारी गलत थी, मतलब एजोव सागर तक वो पहुंच ही नहीं पाए थे, उसके बारे में इन्होंने कुछ जानकारियां दी थी, वो मतलब सत्य नहीं थी, वो गलत थी जानकारियां। ठीक है। एजोव सागर जहां डोन नदी आके उसके अंदर समाहित होती है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, यह बहुत शानदार तथ्य है, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था। क्यों है शानदार? क्योंकि इससे पहले अपन जब इकेटियस को पढ़ रहे थे तो इकेटियस महोदय क्या है, उनका मानना था कि ये पूर्व की ओर एक महासागर में खाड़ी के रूप में है कैस्पियन सागर, क्योंकि वो लोग कैस्पियन की पूर्वी सीमा तक पहुंच ही नहीं पाए थे। तो उनका मानना था कि ये आगे एक खाड़ी के रूप में और ये पूर्व के अंदर जाके महासागर में मिल जाता है। लेकिन पहले विद्वान थे हेरोडोटस, जो कैस्पियन सागर को एक आंतरिक सागर मानते हैं और वास्तव में कैस्पियन सागर आज एक आंतरिक सागर ही है। इसलिए यह बहुत शानदार इनकी जानकारी थी। क्योंकि इसके बाद इरेटोस्थनीज भी आएंगे, वो भी मानते हैं कि ये कैस्पियन सागर है, वो आंतरिक सागर नहीं है, खुला हुआ सागर है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें भूमि वितरण में सम्मिति दर्शाने के लिए इन्होंने डेन्यूब नदी है ना, डेन्यूब, आज की डेन्यूब, उस टाइम इस्तर बोलते थे, उसके साथ नील नदी के उद्गम भाव और उसकी दिशा को मतलब रूपरेखा के माध्यम से उसमें साम्य स्थापित किया था। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। अपन बात कर लेते हैं उनके मैप की। ये देखो, आप मैप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये पूरा का पूरा यूरोप वाला क्षेत्र है, ये उस टाइम का लीबिया यानी आज का अफ्रीका महाद्वीप है, और ये इधर एशिया वाला क्षेत्र है। अब क्या है, नील नदी यहां से शुरू होती है, मतलब नील नदी का ये उद्गम क्षेत्र है, यहां से शुरू होकर नील नदी यूं चलती हुई और ये आके यहाँ पे अपना मिस्र में डेल्टा बनाती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। और इसी प्रकार जो इस्तर नदी है, आज की जो डेन्यूब नदी है, वो यहां से शुरू होती है और यूं चलती चलती ये काला सागर में आके यहां समाहित हो जाती है। अब देखो, ये दोनों नदियां पूर्ववर्ती जा रही है, दोनों आगे पूर्ववर्ती बढ़ रही है, और फिर दोनों एक दिशा में, ये भी फिर पूर्ववर्ती चलती हुई आगे दक्षिणीवर्ती हो जाती है, और ये उत्तर की ओर चलती है, और ये काला सागर में आ जाती है, और ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। इस प्रकार इन्होंने दोनों नदियों में क्या है, सम्मिति दर्शाने का प्रयास किया था। और इन्हीं मुहानों को पकड़कर इन्होंने क्या है कि यहाँ पे देशांतर भी खींचने की कोशिश की थी, जो बाद में मतलब विद्वानों का मानना था कि ये बहुत ही दोषपूर्ण काम था उनका, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो डेन्यूब नदी के बारे में उनकी जानकारी थी वो बहुत हद तक स्टिक थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं यही आपको एक चीज और बता देता हूं। ये कैस्पियन सागर
जिसको इन्होंने बंद सागर के रूप में दर्शाया है। ठीक है, ये एजोव सागर और ये काला सागर, और एजोव सागर के पश्चिम और काला सागर के उत्तर में यहां पे ये सीतिया बसा हुआ था। सीतिया यूनानी लोगों का ही बसाया हुआ था, यूनान के जो व्यापारी थे इनका बसाया हुआ था सीतिया, ये यहां पे सीतिया। ठीक है, ये अरेबियन दे रखा है, यहां पे ये सूसा नगर दे रखा है। सूसा से लेकर यहां तक इन्होंने एक राजशाही मार्ग का भी जिक्र किया है कि यहाँ पे एक रॉयल रोड हुआ करती थी, उस पे बीच में रेस्ट हाउस हुआ करते थे, उसको कारवां सराय बोलते थे, कारवां सराय। ठीक है, ये कुछ जानकारियां इनके मैप के माध्यम से पता चलती है। यहाँ देखिए ये पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, जिसका अपन ने पीछे की क्लास में जिक्र किया था। ठीक है, इस प्रकार ये मैप में इनके जानकारियां मिलती है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया आपको कैसे हेरोडोटस महोदय ने सम्मिति दर्शाई है डेन्यूब और नील नदी में। ये भी अपन ने चर्चा कर ली कि नील नदी के मुहाने से इस्तर के मुहाने तक उन्होंने यामोत्तर खींचने का प्रयास किया, जो अपने आप में एक दोषपूर्ण विचार है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। मैप की अपन ने चर्चा कर ही ली। अब अगर अपन बात करें तो नील नदी के उद्गम ऊपरी प्रवाह से संबंधित उनकी जानकारियां थी वो गलत थी, सूचनाएं जो भी थी उनकी गलत थी। इनका मानना था कि नील नदी लीबिया को मध्य से 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये भी जानकारी इनकी सही नहीं थी। ये जो आगे वाला तथ्य है इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे आप, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, डेल्टा शब्द है ना, इसका सबसे पहला प्रयोग किया है हेरोडोटस ने किया था। मिस्र को नील नदी का उपहार बताया था। यह बहुत शानदार सेंटेंस है, यानी मिस्र को नील नदी का उपहार बताया था, वरदान बताया था। क्यों बताया था कि नील नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है तो यहाँ पे भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है, और इस उपजाऊ भूमि की वजह से यहाँ पे जो बड़े बड़े नगर बसे, मिस्र का जो आज का जो विकास है वो पूरा का पूरा नील की देन है। इसलिए हेरोडोटस का मानना था कि मिस्र है वो नील नदी के लिए, नील नदी का वरदान है। ठीक है, डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी डेल्टा के आधार पर उनका मानना था कि एजोव सागर के अंदर जो डोन नदी है वो अपने डेल्टा का विस्तार आगे तक करती जा रही है, और जो मिट्टी है वो अजोव सागर के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से अजोव सागर है अपने आप में सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना डेल्टा शब्द को। और ये जो सेंटेंस है मिस्र को नील नदी का उपहार बोल दो या वरदान बोल दो, ये सेंटेंस हेरोडोटस के संबंध में याद रखना। ठीक है, आगे चले। पहली बार विश्व को 3 महाद्वीपों में इन्होंने बांटा था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जहां जहां जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बार विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले विद्वान थे तो वो थे हेरोडोटस। वो कौन कौन से थे? यूरोप, एशिया और लीबिया, जो आज का अफ्रीका। ये देख सकते हो इधर मैप आप, ये भूमध्य सागर, ये ऊपर का जो यूरोप, एशिया, और यहाँ पे ये लीबिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो आगे अगर अपन बात करें थोड़ा सा पर्टिकुलर महाद्वीपों को लेकर, इनका देख लेते हैं कि क्या क्या योगदान था भूगोल में। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के बारे में जानकारी कम थी, क्योंकि इनको उत्तरी और जो पश्चिमी यूरोप था उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये यहीं तक इटली, एथेंस यहीं तक घूमे थे। ठीक है, उत्तरी भाग से तो अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में। डेन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानते थे। देखो, मतलब डेन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानते थे। सवाल तो ये भी बन सकता है, हेरोडोटस महोदय ने कौन सी नदी को विश्व की सबसे बड़ा माना या बड़ी माना? ठीक है, इसके बारे में जानकारी इनकी एकदम शुद्ध थी। ठीक है, सीतिया का अच्छा ज्ञान था। सीतिया मैंने पीछे मैप में जिक्र किया था, एजोव सागर के तो पश्चिम में और काला सागर के उत्तर में,
जो सीतिया बसा हुआ था, ये देख लो, एजेउ के पश्चिम में और यूगजियन यानी काला सागर के उत्तर में। पूरा का पूरा यूनानी व्यापारियों का बसाया हुआ था। वहां की इन्होंने जनजातियों का भी खूब वर्णन किया है। ठीक है, ये देख लो, सीतिया की जनजातियों का भी वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। देखो, हेरोडोटस मोद्दे से खूब सारे सवाल देखने को मिलते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया से संबंधित जानकारी जो है फारसी साम्राज्य तक की थी। फारस वाला जो ईरान वाला ये क्षेत्र है, यहां तक की थी। दजला और फरात जो दो नदियां हैं ना, उनके बारे में उन्होंने एकदम सही जानकारी दी थी। इनका मानना था कि ये आर्मेनिया की उच्च भूमियों से निकलती है। ठीक है, नदियों के सही प्रवाह के ज्ञान के साथ साथ इनका मानना था कि ये आर्मेनिया की उच्च भूमियों से निकलती है। ठीक है, ये हो गई एशिया की बात। अब बात कर लेते हैं लीबिया की। लीबिया को अपन ने पहले बात की थी कि उन्होंने महाद्वीपों को भी 3 भागों में विभक्त किया था। इसके बाद इन्होंने लीबिया यानी आज के अफ्रीका को भी 3 भागों में विभाजित किया था। पहला कटिबंध जो एटलस पर्वत से लेकर नील नदी का जो डेल्टा है वहां तक, ऊपर वाला क्षेत्र भूमध्य सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो। दूसरा जो कटिबंध है वो जो पहले कटिबंध के दक्षिण में जंगली पशुओं का क्षेत्र था, खाली पशु रहते थे जंगली। तीसरा जो कटिबंध था वो था दक्षिण में सहारा की जो मरुस्थलीय भूमि है ना, उसके बारे में। तीसरा कटिबंध में इन्होंने क्या, मरुस्थलीय भूमि को लिया था, सहारा वाली को। और इसके अंदर इन्होंने 5 मरु उद्यानों की भी अवस्थिति बताई है। अब कोई इन 5 मरु उद्यानों का नाम देखना चाहे तो माजिद हुसैन साहब की किताब में दिए हुए हैं अच्छे से, पर कोई इनसे सवाल नहीं पूछता। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो नाम तो अलग अलग इनके। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। माक्रोबियन इथोपियनों को दूरस्थवासी मानते थे जो वहां निवास करते थे। ये जो माक्रोबियन है, इनके बारे में इनका मानना था कि ये बहुत अष्टपुष्ट मजबूत लोग होते हैं और ये लगभग 120 साल तक जीते हैं। और इस क्षेत्र में इनका मानना था कि बहुत सोना है। और आज अगर इसे उस संदर्भ में जाकर आज के वर्तमान में थोड़ा सा देखें ना, तो लगता है कहीं ना कहीं ये जोहान्सबर्ग की उनकी खान तक तो नहीं पहुंच गए थे, जो आज का जो दक्षिण अफ्रीका वाला एरिया जहां पर सोने का जो खनन होता है। क्योंकि इनका मानना था कि इनके पास बहुत सारा सोना था, सोने तक की जंजीरें थी, कैदियों को बांधने के लिए भी सोने की जंजीरें काम में लेते थे। ठीक है, लीबिया में एक देश हरकुलस के स्तंभों से आगे था जहां कार्थेज वासियों का आना जाना था, जो वहां पे मूक व्यापार करते थे। अब इन्होंने एक थोड़ा सा रहस्य रख दिया यहाँ पे कि हरकुलस के स्तंभों से आगे एक देश हो रहा है, वहां पे कार्थेजवासी जाते हैं और व्यापार करते हैं। व्यापार भी कौन सा, मूक व्यापार। अब ये मूक व्यापार क्या होता है? मूक व्यापार में क्या था, जो कार्थेजवासी थे वो सामान ले जाकर अपने तटवर्ती क्षेत्र में उतार देते थे। उतार के सामान को वापस आकर अपने जहाज में बैठ जाते थे। फिर वहां के जो लोग थे ना, जिनको उस सामान की जरूरत होती थी, वो आते थे फिर तट पे, वो सामान देखते थे, सामान की एवज में वो वहां पे सोना रख देते थे और वो सामान ले जाते थे। फिर वो कार्थेजवासी जहाज से उतरकर देखते थे कि भी सोना अगर उसकी एवज में पूरा है तब तो ठीक है, वो उठाकर ले जाते थे। अगर वो सोना पूरा नहीं है तो वो वापिस अपने जहाज में बैठ जाते थे। फिर वो धैर्य पूर्वक बैठे रहते थे। बाद में जब वो वापिस एक सोने की खेप और लाके रखते थे वहां के लोग, फिर अगर उनको ये लगता कि हाँ अब एवज में पूरा सोना आ गया अपने सामान के, तब वो वहां से उठाकर जहाज लेकर अपना निकल लेते थे। यानी वो आपस में बोलते नहीं थे और बहुत ईमानदारी के साथ उनका ये बिजनेस चलता था। और आज के दौर में तो आप भूल ही जाओ ईमानदारी। उस वक्त भी बिना बोले मूक व्यापार होता था और बहुत ईमानदारी के साथ होता था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। अब अपन हेरोडोटस महोदय से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं।
पहला प्रश्न अगर अपन देखें तो विश्व के दिए गए रूपरेखा मानचित्र को तैयार किया था। ये एक मानचित्र दिया गया है। अब देखो कई बार क्या है, अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, खूब सारी किताबों में डायग्राम और मैप भी दिए होते हैं, तो थोड़ी सी नज़र उन पे भी मार लिया करो। और मोटा मोटी एक, अब जैसे अपन ने देखा था मैप हेरोडोटस मोदे का, तो उससे क्या है अपन वहाँ उस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, तो ये मैप हेरोडोटस मोदे का है, तो यहाँ पे हेरोडोटस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी विद्वान पढ़ो, भूगोल के अंदर देखो डायग्राम और मैप के बिना कुछ नहीं है। पहले डायग्राम देखो, उस डायग्राम को समझने का प्रयास करो, मैप तक देखो, मैप में कौन सी लोकेशन कहाँ है वो तक देखो, तो आपके लिए क्या है, भूगोल भी आसान हो जाएगा और कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये आपके सामने रहा, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में है कि किस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए। वही सवाल जिसकी अपन ने पीछे चर्चा की थी, खूब रिपीटेड, बहुत बार आया है, बहुत रिपीट होता है ये सवाल, तो इसका हेरोडोटस हो जाएगा। ठीक है, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? किसने किया? हेरोडोटस। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपको ये भी पूछ ले, उस तीनों महाद्वीपों में लीबिया जो आज का अफ्रीका महाद्वीप है उसको भी इन्होंने 3 कटिबंधों में बांटा था। ठीक है, जिसकी अपन ने चर्चा की, इसका भी हेरोडोटस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथियों। आज की यात्रा को अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में किसी और स्कॉलर के साथ मिलेंगे। तब तक आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, पीछे जो विद्वानों की अपन ने बात की है उनको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।